हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। लेक्चर जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्कशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आर्टिकल जो है वो काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों की जो नोबेल प्राइज़ की जो वीडियो है 2021 की, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। 2020 की भी अपलोडेड है, दोनों जाके देख लीजिएगा। आपको 2 ईयर्स के कम से कम नोबेल प्राइज़ के जो विनर्स हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो लिंक जो है नोबेल प्राइज़ की जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस लेक्चर के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जा रही है। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व से सारे याद नहीं करने आप लोगों को, जो न्यूज़ में है ना। ठीक है, तो एक A4 शीट पे तो साथ साथ जो न्यूज़ में आते रहते हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में से ही आपको एग्जाम में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों कि सेंटर के द्वारा एम्पावर कमेटी बिठाई गई है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया है उसको वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो ये इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोका जाए। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये हमारी कंट्री का पहला ऐसा नेशनल पार्क बना जहाँ पे यूज़ किया गया सैटेलाइट फ़ोन्स। ठीक है, सैटेलाइट्स फ़ोन्स के तहत क्या किया जाएगा, जैसे टाइगर्स वगैरह रहते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं इनकी पोचिंग तो नहीं हो रही है, हंटिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी सैटेलाइट फ़ोन्स के तहत। ठीक है, तो दिहंग पिटकाई रेमोना, तो इसको डेजिग्नेट किया गया एज ए नेशनल पार्क। ये भी आपको असम में ही देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ इको सेंसिटिव जोन जो है डायपुर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नोटिफाई किया गया। डायपुर भील भी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, तो ये याद रखिएगा, ये असम में है। तो असम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। 6th जो है वो है रायमोना नेशनल पार्क, जो नोटिफाई किया गया इसी ईयर 2021 में, तो याद रखिएगा। ठीक है, दिहिंग पिटकाई नेशनल पार्क को भी नोटिफाई किया गया जून 2021 में, तो ये 7 था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, सारे नेशनल पार्क रटने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली वही आपने नेशनल पार्क लर्न करनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वही लर्न करनी है जो न्यूज़ में है। ठीक है, तो आप प्लीज़ A4 शीट पे आप लिखते जाइए। ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो स्टेट ऑफ आसाम में है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एरिया आपको देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव एरिया है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली फ्लड प्लेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया काजीरंगा, 1974 में। और इसको एज ए टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया, 2007 में। क्लियर, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिल चुका है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। तो वर्ल्ड मोस्ट वन हॉर्न राइनो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है वन हॉर्न राइनोज की ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो। सेकंड हाईएस्ट नंबर है राइनोज कहाँ पे, असम में, आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो हाईएस्ट कहाँ पे है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एग्जाम में भी आई थिंक पूछा गया था कहीं। ठीक है, तो फोकस किया जाता है यहाँ पे, एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं काजीरंगा में, स्पेशली बिग 4 स्पीसीज जो है, जैसे राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बात करते हैं फिगर जो है, यानी कि टाइगर सेंसस के तहत जो 2014 कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, काजीरंगा जो है 2014 टाइगर सेंसस के तहत काजीरंगा थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है इंडिया में आफ्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे, उत्तराखंड है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटका। ठीक है, तो हर 4 साल बाद जो है ये टाइगर सेंसस जो है कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले करवाया गया 2006 में, फिर 2010 में, 2014 में, लास्ट जो था वो 2018 का था। 2018 टाइगर सेंसस के तहत जो है सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या कहाँ पे पाई जाती है, वो है मध्य प्रदेश में। कितने हैं, 526 टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश के बाद। कर्नाटका में 524। क्लियर, उसके बाद उत्तराखंड में 442। उसके बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 312, फिर तमिलनाडु में,
ठीक है। तमिलनाडु में 264 हैं, उसके बाद केरला में 190, असम में 190, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526, तो अभी तो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 37 यहाँ से पास होके जाता है थ्रू दी पार्क। तो पार्क जो है मोर देन 250 सीजनल वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। यहाँ पे दिप्लू रिवर जो है ये फ्लो करती है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असम, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, भूटान जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है, मेघालय, यहाँ से बांग्लादेश भी इसको थोड़ी सी बाउंड्री टच करती है, क्लियर। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारी स्टेट्स इसको टच करती हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ही आज़ाद हिंद का जो फॉर्मेशन जो ईयर था, ठीक है, वो सेलिब्रेट किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज जो है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? 21 अक्टूबर 1943। तो इसी की ही जो एनिवर्सरी है, फॉर्मेशन जो ईयर है वो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का 21 अक्टूबर को हर साल ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज यानी कि आज़ाद हिंद जो ऑर्गेनाइजेशन थी, आज़ाद हिंद फौज ये फाउंड की गई 1943 में। तो किसके द्वारा की गई? ये रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आगे आगे जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आती जाएंगी, जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1943 ये याद रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं ये डे जो है, अनाउंसमेंट जो किया गया इंडियाज़ फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी, जिसका नाम था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अनाउंस किया गया था कि फॉर्मेशन किया जाएगा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, यानी कि फ्री इंडिया। कहाँ पे ये अनाउंस किया गया? ये सिंगापुर में। अगर आपने वो सीरीज़ देखी होगी फॉरगेटन आर्मी, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं डिटेल में, क्लियर। तो ऑल्सो इंडियंस जो थे ईस्ट एशिया में, उनके द्वारा ज्वाइन किया गया और सपोर्ट किया गया इंडियन नेशनल आर्मी को। वुमेंस जो थी, वुमेंस के द्वारा भी बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया गया उसमें। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन किया गया और डिसीजन लिया गया कि इंडियन जो नेशनल आर्मी है उसका फॉर्मेशन किया जाए, क्या करने के लिए? लिबरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनविटेशन दिया गया रास बिहारी बोस जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को, ताकि वो ईस्ट एशिया में आए, ठीक है। वो आए 13 जून 1943 में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, और लीडर बने ये इंडियन नेशनल आर्मी के, जिसको बोला गया आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन जो नेशनल आर्मी है ये फर्स्ट फॉर्म की गई अंडर किसके? मोहन सिंह, और जापानीज जो मेजर थे इवाइची फौजीवारा, ठीक है। तो मोहन सिंह जो इंडियन थे और जापानीज मेजर थे इवाइची फौजीवारा, ठीक है। तो इनके अंडर ये फॉर्म की गई। तो टाइटल दिया गया, ठीक है, फेमस बैटल, और टाइटल दिया गया, टाइटल तो छोड़ो, पर क्या दिया गया? एक फेमस नारा दिया गया, दिल्ली चलो, ठीक है, चलो दिल्ली, ठीक है। तो ये नारा लगाया गया। तो प्रॉमिस किया गया कि इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी मिलेगी, ठीक है। इंडियंस को बोला गया किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो ये नारा जो है ये लगाया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। तो अब जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पे? कटक, उड़ीसा में, डिवीज़न बंगाल प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस यानी कि स्टेट। तो 23 जनवरी को इनके नाम पे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, पराक्रम दिवस, और ये ईपीएफओ में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जाती है 23 जनवरी। 1919 में क्या हुआ? इनके द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर किया गया, बाद में इनके द्वारा रिज़ाइन दे दिया गया, ठीक है। तो हाईली इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित थे बहुत ज़्यादा ये विवेकानंद जी की जो टीचिंग थी, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी थी जो, ठीक है। तो उनको कंसीडर करते थे एज ए स्पिरिचुअल गुरु। इनके पॉलिटिकल मेंटर जो थे वो थे चित्तरंजन दास। इनके द्वारा वर्क किया गया, ठीक है, एज ए एडिटर, जो चित्तरंजन दास जी का जो न्यूज़पेपर था, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा स्टार्ट किया गया अपना ही न्यूज़पेपर, जिसका नाम था स्वराज, क्लियर। एक्टिवली इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सॉल्ट सत्याग्रह में 1930 में। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते गए, हरिपुरा सेशन जो था 1938 में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अगेन 1939 में त्रिपुरी सेशन जो है वहाँ पे ये प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते गए अगेंस्ट गांधी जी के जो भेजे गए जो कैंडिडेट थे पिताबी सितारमैया, ठीक है, उनके अगेंस्ट थे ये, ठीक है।
और फाउंड किया गया इनके द्वारा न्यू पार्टी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है पेपर में। तो इनकी जो डेथ हुई थी 1945 में हुई थी। बोला गया था कि प्लेन क्रैश हुआ है ताइवान में, उसकी वजह से इनकी डेथ होगी, बट अभी तक कॉन्स्पिरेंसी है इनकी डेथ को लेके। ठीक है, तो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया, यहाँ पे है ताइवान। ठीक है, ताइवान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे इस एरिया में। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है 1978। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी हमारे इंडिया के, तो वो विजिट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसलिए 700 जो पीपल हैं उनको डिटेन कर लिया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। तो ये क्या है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कहीं कोई हिंसा या क्राइम देखने को ना मिले, अगर किसी पे शक है तो। ठीक है, जो क्रिमिनल्स रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, डिटेन कर लिया गया है। ठीक है, तो अगर देखें स्ट्रिंगेंट जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत इसको किया गया है। अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल को डिटेन किया जाता है बेसिस ऑफ मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। डिटेन ऑर्डर जो है ये पास किसके द्वारा किए जाते हैं? डिविजनल कमिश्नर के द्वारा और डीएम के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर है ये चैलेंज किया जाता है थ्रू हैबिस कॉर्पस के थ्रू। अब हैबिस कॉर्पस क्या है? ये रिट से हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत आपको देखने को मिलती है हमारे संविधान में। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, पार्ट थर्ड में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 to 35, उसमें ही आपको आर्टिकल 32 देखने को मिला है। जैसे हमारे राइट्स, हमें 6 राइट्स टोटल प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, उन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है ये काम कौन करता है? आर्टिकल 32 करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में आपको 5 रिट्स देखने को मिलती है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। ठीक है, तो हैबिस कॉर्पस जो है कि कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, कि कोई पर्सन है उसको अगर डिटेन करके रखा है, ठीक है, उसको कैसे प्राइवेट कस्टडी में ले लिया तो कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, वी कमांड। ठीक है, तो ये रहता है परफॉर्मेंस जो रहती है पब्लिक ड्यूटीज़ की, वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, तो ये चीज़ें रहती है। ये डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, पॉलिटिकल लेक्चर है तो उसमें आप जाके देख लीजिएगा। तो 5 रिट्स जो हैं उसी में हैबिस कॉर्पस है, तो इसके बारे में ये यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर। तो हैबिस कॉर्पस पिटीशन के द्वारा फिल किया जा सकता है, जो केस फिल किया जा सकता है, बट वो खुद नहीं कर सकता, उसके रिलेटिव्स कर सकते हैं, जो डिटेन पर्सन है उसका रिलेटिव। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुरिडिक्शन जो है वो, यानी कि केस जो है वो सुना जाता है। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा। डिटेन पर्सन जो है उसको राइट नहीं है बेल लेने का। ठीक है, एप्लीकेशन जो रहती है कोर्ट से, और ना ही वो किसी भी लॉयर से मिल सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखें इसको डिटेन करके रख सकते हैं 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 ईयर्स फॉर एक्शन प्री जुडिशियल एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो डीएम जो है ये लीगल ऑब्लिगेशन रहते हैं एनालाइज करने के लिए जितने भी सर्कमस्टांसेस है। क्लियर। नेक्स्ट है कोंकण शक्ति 2021। कोंकण शक्ति 2021 ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और यूके के बिटवीन है। फर्स्ट एवर ये ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट एक्सरसाइज देखने को मिली, जो स्टार्ट हुई यहाँ पे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। तो पहले अगर देखें हमने डिस्कस भी किया था कि गोरखा राइफल्स, जिनको फॉरेनियर फोर्स बोला जाता है, इंडियन आर्मी, ठीक है, तो उनको अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल मिला कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में। ठीक है, कहाँ पे थी ये? वेल्स यूके में देखने को मिली। एम क्या है इस एक्सरसाइज का, कोंकण शक्ति 2021 का, कि म्यूचुअल बेनिफिट कैसे बना के रखना है। ठीक है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस कैसे शेयर करने हैं, और ट्रेन करना ट्रूप्स को, सैनिक जो हैं, ठीक है, उनको ट्रेन करना ह्यूमनिटेरियन यानी कि लोगों की सहायता डिजास्टर में, ठीक है, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में कैसे ये अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर देखिए ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूके के बिटवीन, वह नेवी की जो है कोंकण, ठीक है, एयरफोर्स की इंद्रधनुष, मिलिट्री अजय वॉरियर। तो ये एक्सरसाइज आप याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टी एक्सपोर्ट जो है हमारी इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। टी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होता दिखा है। रिसेंटली ही एक्सपोर्ट जो रहा टी का हमारी इंडिया से, यानी कि हम अपनी कंट्री से जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो टी जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में भेजते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, अराउंड 14.4%। ठीक है, फर्स्ट 7 मंथ यानी कि जनवरी से लेके जुलाई तक 2021, अगर कंपेयर करें इसको 2020 से। ठीक है, तो टोटल एक्सपोर्ट जो है ड्यूरिंग जनवरी से लेके जुलाई तक 2021 की अगर बात करें तो 100.78 मिलियन किलोग्राम रहा, अगेंस्ट 117.56 मिलियन किलोग्राम था 2020 में।
उसके अलावा अगर बात करें यूएसए एंड यूएई, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इनका जो एक्सपोर्ट है वो रजिस्टर किया गया, यानी कि इनका इंक्रीज़ हुआ। इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में देखने को मिला लास्ट 2-3 ईयर्स से, ड्यू टू जैसे लो प्राइस कहाँ पे थे, जैसे लो प्राइस कीनिया के और श्रीलंका की टी के काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस थे, हमारे इंडिया के ज़्यादा थे, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे लो प्राइस अगर मिल रही है चीज़ तो वही खरीदेंगे, ठीक है। तो हमारी जो टी है वो एक्सपेंसिव होने के कारण तब इसलिए भी डिक्लाइन हुई, ठीक है। अबाउट 80% देखिए जो प्रोड्यूस की जाती है हमारी इंडिया में डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए। एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, क्योंकि हमारी कंट्री और पाकिस्तान का जो क्लैश देखने को मिला, ठीक है, टेंशन्स जो थी दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन, क्लियर, लास्ट 3 ईयर से, उसके इसके कारण भी जो है एक्सपोर्ट जो रहा टी का वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। अब टी के बारे में देख लेते हैं। टी जो है ब्रिवरेज देखने को मिलता है, जैसे ये प्लांट है जिसका नाम है कैमेलिया सेंसिसिस प्लांट, तो इससे आप देख सकते हैं इसी से ही जो है टी बनती है, क्लियर। तो वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक है आफ्टर वाटर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है चाय पी जाती है पानी के बाद, क्लियर। तो माना जाता है कि टी जो है ये ओरिजिनेट हुई है, माना जाता है, बट ओरिजिनली हुई कहाँ से है ये अभी किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, नॉर्थ म्यांमार, साउथ वेस्ट चाइना से ओरिजिनेट हुई है। तो एविडेंस जो मिले हैं टी के, उसके एविडेंस के तहत माना जाता है कि 5000 ईयर्स अगो जो है चाइना में इसका कंज्यूम किया जाता था, ठीक है। तो टी जो है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट एंड ग्रो होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो आइडल टेम्परेचर अगर देखिए 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अबव 35 डिग्री एंड बिलो 10 डिग्री जो है ये हार्मफुल रहता है टी की खेती के लिए। तो 150 टू 300 सेंटीमीटर जो है इसके लिए एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत रहती है। तो मोस्ट जो सुटेबल सॉइल है टी की खेती के लिए वो है, ठीक है, एसिडिक सॉइल जो है, स्लाइटली एसिडिक सॉइल, यानी कि विदाउट कैल्शियम विद पोरस सब सॉइल, क्लियर। इंडिया और टी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है टी ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारे इंडिया में, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी इन द वर्ल्ड। चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का इन दी वर्ल्ड, क्लियर। तो इंटरनेशनल टी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है कब, 21 मई को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेजर 3 टी प्रोड्यूसिंग रीजन है, 3 हैं, वो कौन कौन से हैं। दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, और नीलगिरी साउथ इंडिया। तो ऑल 3 डिफरेंट है, स्टाइल एंड फ्लेवर भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा इसमें टीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन जो है हमारे इंडिया में, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे टी प्रोडक्शन होती है, क्लियर। नेक्स्ट है इनोवेशन फॉर यू, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, जो नीति आयोग का ये मिशन है, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया डिजी बुक जिसका नाम है इनोवेशन फॉर यू। फोकस किया जाएगा डिजिटल बुक जो है स्पेशली हेल्थ केयर के लिए। सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे शेयर की गई हैं अटल इनोवेशन मिशन की, स्टार्टअप्स जो है डिफरेंट डोमेन्स जो देखने को मिले। नीति आयोग की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पूछी गई थी, ठीक है। तो लॉन्च किया गया इनके द्वारा डिजी बुक। इंडिया जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है इसी के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि हम अपनी आज़ादी की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। डिजिटल बुक जो है ये कॉम्पिलेशन इसमें देखने को मिलेगा 45 हेल्थ जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है उसका, क्लियर। नीति आयोग की अगर बात करें, इसने किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलता था, ठीक है, बट जो नीति आयोग है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चले, यानी कि ग्राउंड लेवल से चीज़ों की शुरुआत करनी है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। अगर बात करें इसमें मिनिस्ट्री जो है ये प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग थी, ठीक है, तो अभी ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। तो इसमें चेयरपर्सन जो हैं वो कौन रहते हैं, नरेंद्र मोदी, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है ये गवर्नमेंट जो पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार का किसको मिला है, 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किसको मिला, एक्टर जो है रजनीकांत जी को, ठीक है। तो 67th ये नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया गया।
कंट्रीब्यूशन इनका रहा एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर में, तो इसलिए इनको दिया गया। तो रिसीव किया गया इनके द्वारा प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है, तो किनके द्वारा दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अवार्ड जो है ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, ये सिनेमा जगत में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। ठीक है, तो इसमें स्वर्ण कमल दिया जाता है, शॉल दिया जाता है। ठीक है, गोल्डन लोटस इसमें रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया, 1969 में। लास्ट अवार्ड 2021 में दिया गया। मोस्ट जो रिसेंट दिया गया अभी रजनीकांत जी को दिया गया। अभी तक टोटल 51 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। फर्स्ट विनर कौन रही थी, देविका रानी। तो ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।